हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज पनकट में। आज हम बात करने वाले हैं नॉट अदर्स के एपिसोड 9 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है युनमी के हाई स्कूल का। दिखाया जाता है कि कैसे वो जब अपनी फ्रेंड जियुन के घर पे गई थी तभी वो उसके भाई जिनहोंग से मिली थी। फिर दिखाते हैं युनमी अच्छे से ड्रेसअप हुई थी जिनहोंग को इम्प्रेस करने के लिए, मगर तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक लेडी होती है और फिर युनमी पहचान जाती है कि ये तो जियुन है। और फिर जियुन भी युनमी को पहचान जाती है, दोनों लड़ने लगती हैं और इतने में वहाँ पर जिनहोंग आ जाता है। जियुन युनमी को डांट रही थी कि तू ऐसे किसी के भी घर में कैसे आ सकती है, तो युनमी उससे कहती है कि हम दोनों फिर से डेटिंग कर रहे हैं और तेरी हालत कैसी हो गई है, तुझे तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई थी। तो जियुन कहने लगती है कि अगर तेरे बच्चे होंगे ना तब तुझे पता चलेगा कितना डिफिकल्ट रहता है। तो युनमी कहने लगती है अच्छा तुझे पता नहीं मेरी भी एक बेटी है 29 साल की। उसकी बात सुन के जियुन कहने लगती है कि इसका मतलब हाई स्कूल में तुम दोनों ने। और फिर वो जिनहोंग से कह देती है कि कल टाइम से आ जाना। फिर दिखाते हैं युनमी जिनहोंग से कह रही होती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुमने अपनी फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ रखे हैं। तो जिनहोंग कहता है कि जियुन ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की और तुम दोनों का मुझे पता था कि तुम दोनों की बनती नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें बात बताई नहीं थी। फिर दिखाते हैं जिनहोंग युनमी को ड्रॉप करने के लिए आया था और तभी उसको जिनी मिल जाती है। तो जिनी जिनहोंग से बात करने लगती है और अपनी मॉम को ऊपर भेज देती है। तो युनमी जिनी से यही पूछ रही थी कि तुम दोनों से क्या बात कर रहे थे। जिनी वैसे तो उसको कुछ बताती नहीं है, मगर उसने जिनहोंग से यही कहा था कि जो सस्पेक्ट अभी पकड़ा गया है मुझे लग रहा है कि वो रियल सस्पेक्ट नहीं है, तो मॉम अभी भी डेंजर में है, तो प्लीज़ उनका ख्याल रखना। तो इसीलिए फिर जिनी युनमी से बोल देती है कि आप अब कुछ भी करना, हमेशा जिनहोंग के साथ ही रहना और उनको बिल्कुल भी मना मत करना, ठीक है। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे जिनहोंग युनमी को लेने के लिए आ जाता है। वैसे तो जिनहोंग को जियुन के घर पे जाना था, बट वो युनमी से कहता है कि मैंने उसे मना कर दिया, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए तुम ही हो और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। फिर दिखाते हैं जेनी और जेवोन दोनों हेडक्वार्टर में थे। उनके चीफ उनको डांट रहे थे कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो जेवोन को भी डांट रहे थे कि तुम ऐसे उस सस्पेक्ट से कैसे मिल सकते हो। और जेनी के बॉस उसको भी डांट रहे थे कि मुझे पता है भले से इसमें तुम्हारी मॉम इन्वॉल्व है, मगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो जेनी उनसे कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि जो पकड़ा गया है वही रियल कल्प्रिट है। तो उसके बॉस कह देते हैं कि सबसे ज़्यादा चांसेस है कि उसी ने ये क्राइम किया है, क्योंकि लीना भी हमेशा उसी को ब्लेम करती थी। उसकी लीना के साथ लड़ाई भी हुई थी और लीना ने उसके खिलाफ कई बार पुलिस में रिपोर्ट भी की थी। और फिर वो लोग जेवोन को भी डांटने लगते हैं कि तुमने सस्पेक्ट से क्या बात की। तो जेवोन उनसे कहते हैं कि वहाँ पर कैमरास तो लगे हुए हैं, आप वो वीडियो देख लेना। तो वहाँ पर चीफ को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहने लगते हैं कि क्या हमें फिर से तुम्हारे साथ वैसे ही करना पड़ेगा। जिनी उनकी बातों से समझ तो जाती है कि वो लोग जेवोन को पसंद नहीं करते हैं। फिर दिखाते हैं जिनी जेवोन से पूछती है कि जब तुम उससे मिले उसने क्या बताया, क्या सच में वही रियल कल्प्रिट है। तो जेवोन कहता है कि उसने रियल किलर को देखा है, वो हर रोज वहाँ पर जाता था जहाँ पर लीना की डेथ हुई थी, और उसे एक दिन वहाँ पर वो किलर दिख भी गया था। उस किलर ने लीना का लिप बाम ले रखा था, मगर वो उसका ढंग से फेस नहीं देख पाया, बस ये देख पाया कि उसने एक हियरिंग एड पहन रखी थी। तो जेवोन उससे पूछने लगता है कि अगर तुमने लीना को नहीं मारा है तो तुमने सब कुछ कबूल कैसे किया कि सारा क्राइम तुमने ही किया था। तो वो कहने लगता है कि पुलिस जब मुझसे पूछताछ कर रही थी पहले तो मैं मना करता रहा, वो लोगों ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया, मगर जब मैंने और सोचा तो मुझे लगा कि सारी मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ही लीना की डेथ हुई है। उस दिन भी जब उसकी डेथ हुई थी उससे पहले हम दोनों मिले थे, हम दोनों की लड़ाई हुई थी और सारे सबूत मेरी तरफ इशारा कर रहे थे, तो मैंने इस बात को मान लिया कि मैंने ही उसको मारा था। तो जिन्हें इसी सोच में पड़ जाती है कि इसका मतलब मेरी मॉम अभी भी खतरे में है, और अगर वो किलर नहीं है तो उसको भी हमने गलत पकड़ रखा है। फिर दिखाते हैं जिनी टेक्यूंग से मिलती है, तो तब उसको पता चलता है कि मिस्टर चा के ऊपर एक केस हो गया है कि उन्होंने किसी को असॉल्ट किया है। तो डिटेक्टिव चा बताते हैं कि मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया था, एक रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पे कुछ गार्बेज वगैरह पड़ा है, तो मैं बस उसी को देखने के लिए आया था और तभी मुझे किसी ने मारना शुरू कर दिया, तो बदले में मैंने भी एक दो पंच मार दिया, मगर मैं सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहा था। फिर दिखाते हैं जिनहोंग के घर पे जियुन होती है और जिनहोंग उससे बोल देता है कि अब से प्लीज मेरे घर में ऐसे बिना बताए मत आना, और मैं पासवर्ड भी चेंज करने वाला हूँ। और जियुन को यही बात सुन के गुस्सा आ रहा था। वो युनमी को भी देख के सोच रही थी कि उसका भाई पागल हो चुका है, पर जिनहोंग कहता है कि लाइफ में पहली बार मैंने किसी वुमेन को चूज किया है और वो युनमी है, और तुम चाहती हो ना मैं खुश रहूं, तो प्लीज मेरा सपोर्ट करो। जियुन को गुस्सा तो आ ही रहा था। वो जिनहोंग से कहती है कि ये सिर्फ तेरे पीछे पैसों के लिए है, और वो युनमी से भी कहती है कि तुझे और तेरी बेटी को मेरे भाई के पास से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो युनमी भी उससे लड़ने लग जाती है कि अगर तुझे कोई बात करनी है तो मेरे लिए कर,
मेरी बेटी के बारे में कोई बात मत कर। फिर दिखाते हैं जेवोन जिनी से बोल देता है कि तुम्हारी मॉम का जो केस चल रहा है उसको मैं हैंडल करता हूँ और डिटेक्टिव चा का केस तुम हैंडल करो, क्योंकि जब हमारी फैमिली इन्वॉल्व होती है तो हमें थर्ड पार्टी का सहारा ले लेना चाहिए और वो तुम्हारे टीममेट हैं, तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर दिखाते हैं जेनी और उन्हीं के स्टेशन के और 2 पुलिस वाले सब उस लेडी से मिलने चाहते हैं जिसने असॉल्ट के चार्जेस लगाए थे और वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताना चाह रही थी। वो कहने लगती है कि उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी थी। तो जेनी उसको शांत कराने की कोशिश करती है और उसका अपना कार्ड भी देती है कि अगर आपको फिर कुछ याद आए तो प्लीज़ हमें बता दीजिएगा। और फिर वो आसपास के सब घरों में जा जाकर पूछताछ करने की कोशिश करते हैं मगर उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। फिर दिखाते हैं डॉक्टर पार्क की क्लिनिक में जिनोंग आया होता है किसी हॉस्पिटल की रिकमेंडेशन के लिए जहाँ पर वो डॉक्टर के तौर पर काम कर सके। और यही बात यूनमी सुन लेती है, वो भी वहीं पर बैठ जाती है और वो जिनोंग से कहने लगती है कि तुम अब एक सैलरी डॉक्टर बनना चाह रहे हो। वैसे डॉक्टर पार्क को अच्छा नहीं लग रहा था कि यूनमी यहाँ पर क्यों बैठी है और वो जिनोंग से ये भी कहने लगते हैं कि स्कूल में तो तुम बहुत ज़्यादा शाई थे, अब तुम अपने पेशेंट के साथ बात भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो जिनोंग कहता है कि वो तो स्कूल टाइम था और फिर उसके बाद से तो मैं काफ़ी सालों से डॉक्टर ही हूँ, तो अब मैं सबको अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ। फिर दिखाते हैं यूनमी जिनोंग से पूछने लगती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा अमीर थे ना, फिर तुम्हें इतने पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है और तुमने तो अभी ब्रेक ही लिया था, इतनी जल्दी अपना ब्रेक ख़त्म कर रहे हो। तो जिनोंग कहता है कि पहले मैंने सोचा था कि वो पैसे काफ़ी होंगे मगर अब मुझे लगता है क्योंकि मुझे तुम्हारा भी ख्याल रखना है और तुम्हारे साथ अच्छे से लाइफ स्पेंड करनी है तो मैं चाह रहा हूँ मैं जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे कमा लूँ। तो यूनमी खुश हो जाती है, ठीक है फिर तो तुम कितने ही पैसे कमा लो। और यही सारी उनकी बात डॉक्टर पार्क सुन लेते हैं। फिर दिखाते हैं मीजुंग की शॉप में जियोन आई हुई थी और मीजुंग उससे कहने लगती है कि तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी स्माइल कितनी ज़्यादा अच्छी है। वो दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं और इतने में ही वहाँ पर यूनमी आ जाती है और फिर यूनमी और जियोन थोड़ी सी लड़ने लगते हैं। तो मीजुंग को पता चलता है कि अच्छा यही वो जियोन है जिसने तुम्हारे बारे में स्कूल में सारी खबर फैलाई थी, जो तुम्हें मारा करती थी। मीजुंग की बात सुन के जियोन भी उसको पहचान जाती है कि अच्छा तुम वो हो ना उस बुचर की बेटी, और फिर तीनों लड़ने लगती हैं। इतने में ही यूनमी कहती है कि प्लीज शांत हो जाओ, जिनी आ रही है। वैसे तो वो मीजुंग की हेल्प के लिए भी आई थी और फिर वो जियोन को देख के पूछने लगती है कौन है। तो यूनमी उसको बताती है कि ये मेरी हाई स्कूल फ्रेंड है। तो फिर जिनी जियोन से भी हाय हेलो करती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि पहली बार मैं अपनी मॉम की किसी हाई स्कूल फ्रेंड से मिल रही हूँ और वो उनसे बात भी बहुत अच्छे से करती है। फिर यूनमी जिनी को तो वहाँ से भेज देती है और जिनी से मिलके जियोन भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो कहने लगती है कि तो बिल्कुल जिनोंग की तरह ही है और जिनी को भी तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगा। तो जियोन कहने लगती है कि वो जिनी ने भी खाया था और फिर वो जिनी के बारे में पूछने लगती है कि वो कॉलेज वगैरह गई हुई है, ग्रेजुएट है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं वो भी यूनमी की तरह ना निकले। तो इनमें कहती है कि हाँ मेरी बेटी बहुत ज़्यादा होशियार है, वो पुलिस इंस्पेक्टर है, स्कूल में भी हमेशा उसी के सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे। तो जियोन कहने लगती है कि अगर वो इतनी स्मार्ट थी तो तुम्हें उसे भी मेडिकल स्कूल भेज देना चाहिए था ना। और फिर तीनों लड़ने लगते हैं। तो जियोन यूनमी से कहने लगती है कि वो मुझे मैम क्यों कह रही थी। यूनमी भी कहती है कि तुम लोग फिर थोड़ी ना मिलने वाले हो, तो वो तुम्हें मैम कहे या कुछ भी कहे क्या ही फर्क पड़ता है। फिर दिखाते हैं फिर से जिनी सब लोगों से पूछताछ कर रही होती है कि उसको कुछ सबूत मिल जाए मगर कोई भी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं था और उसे कुछ भी पता नहीं चलता। और वहाँ पर एक ब्लू ट्रक भी था, वो उसको भी रोकने की कोशिश करती है मगर वो ट्रक भी एकदम से ही निकल जाता है। फिर दिखाते हैं मीजुंग डॉक्टर पार्क की क्लिनिक में गई होती है। वो उनसे कहती है कि मैं अपना ट्रीटमेंट यहीं पर कराने की सोच रही हूँ और मेरे फिर से बहुत ज़्यादा पेन वगैरह हो रहा है। तो डॉक्टर पार्क कह देते हैं कि इस बार तुम्हें एक बड़ा सा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और तुम्हें इतने ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। वैसे तुम करती क्या हो? तो मीजुंग कहती है कि ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, तो बहुत आराम करती हूँ, बस कभी कभी होता है कि मेरा एक बहुत बड़ा सपोर्ट है उसको मुझे साफ़ करना होता है और कुछ मीट वगैरह उठा लेती हूँ, तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ करती नहीं हूँ। तो डॉक्टर पार्क कहते हैं कि अब तो तुम्हें बहुत बड़ी सुई लगानी पड़ेगी, तुम्हें फिजिकल थेरेपी की भी ज़रूरत है। तो मीजुंग वहाँ पर उनसे कहती है कि मुझे इंजेक्शन से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, प्लीज़ आप मुझे कुछ दवाई वगैरह ही दे दो। फिर दिखाते हैं जिनी को एक शॉप पे जियोन दिख जाती है और वो उनकी हेल्प करने लगती है। जियोन भी जिनी से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो उसे कहने लगती है कि मैंने चेक किया कि पुलिस एकेडमी में जाने के लिए भी बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं, तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की होगी ना। और फिर वो जिनी को भी ऐसे कुछ पैसे देने की कोशिश भी कर रही थी मगर जिनी मना कर देती है कि मैं ऐसे ले नहीं सकती हूँ ना, क्योंकि वो अभी पुलिस की वर्दी में थी। और फिर वो उनको बस स्टैंड पे छोड़ के चली जाती है। जियोन जिनी से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी मगर उसको इस बात का बुरा लग रहा था कि मुझे अभी भी मैम ही बोल रही है, मुझे आंटी नहीं बोल रही है। फिर दिखाते हैं रात को जिनी जिवोन से मिलती है और वो उससे कहती है कि 2 दिन में ये केस प्रोसिक्यूशन के पास जाने वाला है और मुझे अभी तक एक भी सबूत नहीं मिला है जिससे मैं प्रूव कर सकूं कि डिटेक्टिव चा की कोई गलती नहीं थी।
मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो जेवॉन कहता है कि अभी तो 2 दिन है, 2 दिन में तो बहुत कुछ हो जाता है और तुम्हें हार नहीं माननी है। और फिर जिनी जेवॉन से बोल देती है कि वैसे तुमने जो भी बात हमेशा कही वो बिल्कुल सही थी, तुम हमेशा से ही सही थे। भले से किसी को लगता हो या नहीं लगता हो, मगर मुझे पता है कि तुमने जो भी बात कही है और जब भी कही है वो हमेशा सच ही कही है और सही ही कही है। और फिर जिनी वहाँ से चली जाती है और जेवॉन भी उसकी बात सुन के थोड़ा खुश हो जाता है। फिर दिखाते हैं जिनी फिर से जांच पड़ताल के लिए निकल पड़ती है और उसको वो ट्रक फिर से दिख जाता है, क्योंकि वो ट्रक जहाँ पे पार्क हुआ था वहाँ से उस असॉल्ट की लोकेशन एकदम क्लियर थी। तो वो सोचने लगती है कि अगर मुझे इसके डैश कैम से वीडियो मिल जाती है तो शायद उस वीडियो में कुछ हो। मगर उस ट्रक का ओनर तब वहाँ पर नहीं था, तो जिनी वहीं पर बैठ जाती है और सुबह भी हो गई थी। और तभी वो उस ट्रक ओनर को देख लेती है। वो ट्रक ओनर उसको देख के वहाँ से भाग रहा था, मगर जिनी उसको रोक लेती है और उसको थैंक यू बोल देती है कि तुम हर रोज़ अपना ट्रक यहीं पर पार्क करते हो ना। वैसे तो वो ट्रक ड्राइवर डर रहा था क्योंकि ये इलीगल काम था, वो पार्किंग जोन भी नहीं था। मगर जिनी कहती है कि तुम इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसोगे, बस मुझे तुम्हारे डैश कैम की वीडियो चाहिए। तो वो ट्रक ड्राइवर वो फुटेज निकाल के जिनी को दे देता है। फिर दिखाते हैं फिर पुलिस स्टेशन में वो लोग उस फुटेज को चेक कर रहे होते हैं। पहले तो कुछ क्लियर नहीं था, ढंग से पता भी नहीं चल रहा था कि कौन किसको मार रहा है, मगर फिर वीडियो थोड़ी क्लियर होती है और उनको पता चल जाता है कि डिटेक्टिव चा इनोसेंट थे, इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी। और तभी उनके पास एक कॉल आ जाता है। जब वो लोग उस लोकेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर गायुल की मदर गायुल को लेके जा रही थी कि ये घर से भाग गई है और इसे मुझे हॉस्पिटल लेके ही जाना है। गायुल वहाँ पर जाने के लिए मना कर रही थी क्योंकि वो अबॉर्शन नहीं कराना चाह रही थी और गायुल का बॉयफ्रेंड भी वहीं पर था, वो भी गायुल की मॉम को रोक रहा था। और गायुल खुद भी नहीं जाना चाह रही थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड मिलके इस बेबी को रेज करेंगे, मगर उसकी मॉम गायुल को बहुत ज्यादा डांट रही थी कि तुम अभी सिर्फ हाई स्कूल में हो, तुम कैसी बातें कर रही हो। और जिनी भी उनका बीच बचाव कर रही थी। तो फिर गायुल एकदम से कहती है कि जिनी की मॉम भी तो एक टीनेज मॉम थी, जब वो हाई स्कूल में थी उन्होंने तभी जिनी को पैदा किया था। फिर ये बात सुन के गायुल की मॉम कहती है कि उनका भी दिमाग ठीक नहीं रहा होगा जो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, और फिर गायुल को वहाँ से ले जाती हैं। फिर दिखाते हैं जब जिनी जा रही थी वो देख लेती है कि जिनहोंग जियोन से बात कर रहा है और वो इसी सोच में पड़ जाती है कि जिनहोंग उसकी मॉम को धोखा दे रहा है, वो किसी और के साथ है। और जब जिनहोंग उसके घर पे आता है तो वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आपको ये धोखा दे रहा है, ये 2 टाइमिंग कर रहा है, और वो भी आपकी फ्रेंड जियोन के साथ। पहले तो जिनहोंग भी डर गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जिनी क्या बात कर रही है, मगर जैसे वो जियोन का नाम सुनता है तो वो एकदम से हंस पड़ता है और जियोन में भी हंस पड़ती है। और जिनी सोच में पड़ जाती है कि ये दोनों हंस क्यों रहे हैं। तो फिर जिनहोंग उसको बताता है कि पार्क जिनहोंग, पार्क जियून वो मेरी छोटी बहन है। और फिर ये बात सुन के जिनी काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है कि वो क्या ही सोच रही थी। फिर दिखाते हैं जब जिनहोंग वहाँ से चला जाता है तो जिनी उनमें से पूछने लगती है कि अब मुझे उनको मैम तो नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि अब तो वो मेरी आंट है ना। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनको किस टाइप से एड्रेस करूं। अब ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। ये सब वैसे ही हो गया है कि जैसे हमने कोई मशीन खरीदी मगर उसके साथ कोई मैनुअल नहीं आया तो हमें पता ही नहीं है कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो फिर यून मुझसे कहने लगती है कि पहले मैं जियोन से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, फिर मगर अब मैंने बाद में सोचा, अब मैं उसको फिर से डेट कर रही हूँ कि अगर जियोन नहीं होती तो ना ही मैं जिनहोंग से मिल पाती, ना फिर मेरी इतनी प्यारी सी बच्ची होती। तो जो लाइफ में होता है सब चलता रहता है, हमें उसको वैसे ही फेस करना पड़ता है। लाइफ हमें कोई मैनुअल नहीं देती है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, बस हमें रुकना नहीं होता है। दिखाते हैं जेवॉन जिनी को बुला रहा होता है, दोनों पुलिस स्टेशन में गए होते हैं। वहाँ पर लीना के केस से रिलेटेड कुछ सबूत थे और उसमें उनको एक हियरिंग एड दिख जाती है और वो उन सब सबूत के वहाँ से फोटो वगैरह ले लेते हैं और उस हियरिंग एड को भी ले आते हैं। तो दोनों उसको देख रहे होते हैं तो उसमें उसको कुछ नंबर भी दिखते हैं। तो जिनी कहने लगती है कि इसमें शायद कुछ सीरियल नंबर है। तो जेवॉन कहता है कि मैं इसको पता लगा लूंगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, और वो जिनी से बोल देता है कि प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बताना। उसने हमारी हेल्प भी की मगर ये काम तो इलीगली था। फिर दिखाते हैं युनमी जब जा रही होती तो वो गायल को देख लेती है और फिर उसको लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तो तभी वो जिनहोंग को फ़ोन मिला देती है, उससे कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ, अपने घर के पीछे ही हूँ। तभी फिर वो एकदम से फ़ोन कट कर देती है। जिनहोंग भी शॉक हो जाता है कि कुछ हुआ है क्या, फिर वो भी एकदम से अपने घर से निकल जाता है। फिर दिखाते हैं युनमी को वहाँ पर एक लड़का दिख जाता है, फिर वो उससे गायुल के बारे में पूछने लगती है और तभी वो देखती है गायुल अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। तो वो कहने लगती है कि गायुल का बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। जैसी गायुल उसको बुलाती है वो तभी आ जाता है और इतने में वहाँ पर जिनहोंग भी अपनी कार से आ गया था और फिर युनमी उन लोगों से कह देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।